हे एवरीवन, दिस इज़ प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स 12th का जो एनसीईआरटी है उसका मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों को सारे 12th के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन करा दिया है। अभी जो आगे जो बचा हुआ है 6th क्वेश्चन से लेकर के और 10th नंबर क्वेश्चन तक हमारा अभी बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का 3.1 का। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो जैसा कि मेरा 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं कुछ इस तरीके से हैं। तो ये जो है हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इक्वल मैट्रिक्स को। तो यहाँ जो कंसेप्ट लगेगा वो हमारा इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2/2 है और यहाँ भी ऑर्डर 2/2 है। कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कहता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब उसके ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में भी और इस मैट्रिक्स में, दोनों मैट्रिक्स में हमारा ऑर्डर जो है वो सेम है। इसमें हमें क्या करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के बराबर करना है। कैसे बराबर करना, ये कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स होता है। मतलब इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है जिसमें हमें ऑर्डर्स को बराबर करना होता है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करना होता है। तो यहाँ ऑर्डर ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी 2/2 है और यहाँ भी 2/2 है। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अब बराबर करना है और हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है 4 3 x 5 एंड है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है ये y z 1 एंड 5। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसके ऑर्डर बराबर है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि इसका जो पहला वाला एलिमेंट है ये इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब A11 इसको हम लोग A11 पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताया था कि ये A11 होता है। 11 जो इसका होगा ये इसके A11 के बराबर होगा। इसका जो A12 होगा ये इसके A12 के बराबर होगा। A21 इसके A21 के बराबर होगा और इसका A22 इसके A22 के बराबर होगा। तो जैसा यहाँ जो A11 है इसको अगर इसके A11 के बराबर करेंगे, मतलब पहले मैट्रिक्स के A11 को दूसरे मैट्रिक्स के A11 के बराबर करेंगे तो 4 जो है हमारा 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा। 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू ये हो जाएगा y। यानी कि हमारे पास यहाँ जो y का वैल्यू निकल के आ गया वो निकल के आ गया 4। ये जो A12 है इसको इसके A12 के बराबर करेंगे, मतलब ये हो जाएगा z का जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 3। अब यहाँ जो x है यानी A21 जो है ये A21 इसके A21 के बराबर होगा। मतलब x का वैल्यू निकल के आ गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक तरीके का मतलब कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स था जिसमें हमें ऑर्डर को सेम करना होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना होता है। ऑर्डर ऑलरेडी इक्वल था, हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना था। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके आंसर फाइंड कर लिया है। अब इस 6th नंबर में 2 और क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। 6th का जो दूसरा है वो भी वही इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे ही बनेगा। इक्वल मैट्रिक्स जिसमें हम लोग को ऑर्डर को सेम करना होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना होता है। ऑर्डर ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ भी ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी सेम है। हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन में इसका जो A11 होगा इसके A11 के बराबर होगा, यानी x + y जो होगा वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम गिवन कर लेते। गिवन जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है x + y जो है x + y A11 के प्लेस पे है, 2 जो है A12 के प्लेस पे है और 5 + z ये z है। तो 5 + z जो है हमारा A21 के प्लेस पे है और A22 के प्लेस पे कितना है xy है। अब यहाँ पे 6 2 हो गया,
6 2 6 कहाँ है, A11 के प्लेस पे, 2 है A12 के प्लेस पे, और A21 के प्लेस पे हमारा 5 है और A22 के प्लेस पे हमारा 8 है। तो इस तरीके से ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि x प्लस वाई जो होगा वो 6 के बराबर होगा। कैसे, इसका जो A11 है इसके A11 के बराबर होगा। x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई जो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसके बाद तो ये 5 प्लस जेड हो जाएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। 5 प्लस जेड ये हो जाएगा हमारा 5 के बराबर, एंड इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं, एंड हमारा एक्स वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स वाई जो हो जाएगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसे कि x प्लस वाई 6 के बराबर है और 5 प्लस जेड 5 के बराबर है और एक्स वाई जो है वो हमारा 8 के बराबर है। तो हमें इससे क्या करना है कि x, y एंड z की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस तीनों को सॉल्व करेंगे हम बारी बारी से। जैसे कि सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर है, यानी यहाँ से हम या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की ही वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस वाई। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास x जो हो जाएगा 6 माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में कह रहा है एक्स वाई जो है 8 के इक्वल है। तो एक्स वाई जो है हमारा 8 के इक्वल है, यानी यहाँ से x की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है 6 माइनस वाई इसको हम यहाँ पुट करेंगे। अब इस x का जो वैल्यू है 6 माइनस वाई ये हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6y माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 8 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, यानी -1 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू, ये -1 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, तो गुणनखंड हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा y माइनस 4 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 4। तो फैक्टर आ गया, वो आ गया y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट तैयार हुआ था वो हुआ था y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू एक बार 4 होगा और एक बार y का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास 2। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार y का वैल्यू 4 लेते हैं और एक बार y का वैल्यू 2 लेते हैं और हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो व्हेन y इक्वल टू 4, जब हमने y का वैल्यू को 4 लिया है तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था, इक्वेशन फर्स्ट कह रहा था x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है, यानी कि x प्लस वाई जो है y का वैल्यू 4 है इक्वल टू 6, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 आ गया। और जब व्हेन y इक्वल टू 2 लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई जो था वो हमारा 6 के बराबर था, तो x जो आ जाएगा x प्लस 2 जो हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, यानी x जो हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। एक बार हमने y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू 2 आया और जब हमने y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू 4। अब हम क्या करते हैं, नाउ z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन 2 जो था हमारा, इक्वेशन 2 था 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी यहाँ से z का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 0। यानी हमने x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया, y की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और z की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। इस तरीके से हमने x, y और z की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो हैंस जब हमने y की वैल्यू को 4 लिया था तो x की वैल्यू 2 आई थी, यानी कि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। और जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया था तो x का जो वैल्यू आया था वो आया था 4, यानी कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना 0।
इस तरीके से हमारे पास x और y के दो दो वैल्यूज निकलेंगे, एक बार x इक्वस टू 2 या x इक्वस टू 4, एक बार y इक्वस टू 4 या y इक्वस टू 2, एक बार z इक्वस टू 0 और z इक्वस टू 0। इस तरीके से हमने 6th नंबर क्वेश्चन के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम 6th नंबर क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, यानी कि यहाँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी ये इसके जो ऑर्डर हैं वो सेम है, ऑर्डर सेम है। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना है। अब हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना है और x, y एंड z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा वो 9 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो a11 है वो इसके a11 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और x प्लस जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x प्लस जेड 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। फिर y प्लस जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 के इक्वल, इसे हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x, y और z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास वो है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के इक्वल है, 9 के इक्वल है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 में x प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल, यानी कि यहाँ x और प्लस जेड इसका जो वैल्यू है ये 5 दिया हुआ है। तो हम x प्लस जेड के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 5 यहाँ बचा क्या, प्लस y बचा है और इक्वल टू हो जाएगा 9। ये हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4, y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं कि y का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो जब हम इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू को पुट करेंगे तो y प्लस जेड जो है वो हमारा 7 के इक्वल है, यानी यहाँ से y का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 प्लस जेड जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी z का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। हमने y का वैल्यू को फाइंड कर लिया, z का वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में हमारे पास x प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 5 गिवन है, यानी कि z के वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट करें तो x प्लस 3 जो हो जाएगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू निकल के आ गया वो 2 निकल के आ गया। हैंस तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया वो 2 आया, y का जो वैल्यू आया वो 4 आया और z का जो वैल्यू आया वो 3 आया। इस तरीके से ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 6th के थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। तो अब हम सॉल्व करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। तो 7th नंबर क्वेश्चन भी इक्वल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। यहाँ भी ऑर्डर सेम है दोनों का, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें एक दूसरे के इक्वल करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन a माइनस बी जो होगा हमारा -1 के इक्वल होगा, यानी a माइनस बी जो हो जाएगा -1 के इक्वल, 2a प्लस सी जो होगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस सी जो हो जाएगा वो 5 के इक्वल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं और फिर 2a माइनस बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो 2a माइनस बी जो हो जाएगा 0 के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। एंड 3c प्लस डी जो हो जाएगा, 3c प्लस डी जो हो जाएगा वो हमारा 13 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4th। तो यहाँ हमें a b c एंड d का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन थर्ड में हमें a और b, यहाँ भी a और b के रूप में वेरिएबल दिख रहा है, यानी यहाँ का वेरिएबल भी a b है और यहाँ भी वेरिएबल a b है, यानी फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को अब हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा a माइनस बी का जो वैल्यू है वो -1 है और 2a माइनस बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा। a माइनस 2a जो होगा वो हो जाएगा -a, तो -a इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी a का जो वैल्यू निकल के आ गया वो 1 निकल के आ गया जब माइनस माइनस यहाँ
कट जाएगा। यानी ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 1। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा वो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो है -1। यानी यहाँ से ए का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो माइनस बी इक्वल्स टू -1, बी का जो वैल्यू निकल के आ गया वो 2। यहाँ हमने ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, बी के वैल्यू को फाइंड कर लिया है, सी और डी का जो वैल्यू है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे फाइंड करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ए का वैल्यू 1 आया था, बी का वैल्यू 2 आया था। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इक्वेशन सेकंड में जो है हमारे पास 2a + c जो है वो 5 के इक्वल है। यानी कि ए का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 ही होता है, प्लस c इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी c का जो वैल्यू निकल के आ गया वो 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ए का वैल्यू भी निकल गया, बी का वैल्यू भी निकल गया, सी का वैल्यू भी निकल गया। अब हम डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम इक्वेशन 4 में जाएंगे, यानी इक्वेशन 4 जो है वो है 3c + d = 13। यानी कि जब c के वैल्यू को 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 + d जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यानी d जो हो जाएगा वो हमारे पास 4 निकल के आ गया। यानी कि हमने ए के वैल्यू को फाइंड कर लिया है, बी के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है, सी के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और डी के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने 7th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चन को। तो 8th नंबर क्वेश्चन को। तो 8th नंबर क्वेश्चन जो है वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एक ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में AIJ नाम से एलिमेंट्स हैं और उनके जो ऑर्डर हैं वो है m/n। तो इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ये जो है ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लगेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब उसके जो m और n होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। जैसा कि अगर ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब इसके नंबर ऑफ रोज, यानी ये जो हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। यानी जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। रोज को हम लोग m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि उसका m n के बराबर हो, यानी m = n हो, तभी हम लोग उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। m जो है वो हमारा n के इक्वल होना चाहिए, तभी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम सॉल्व करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। तो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, यहाँ x और y का वैल्यू क्या ले ताकि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यहाँ भी कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट लग रहा है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को हमें बराबर करना है। तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो अगर इस दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के बराबर करें, यानी 3x + 7 5, ये हो जाएगा y + 1 2 - 3x, ये इसके बराबर है, यानी 0 y - 2 एंड 8 और 4 इसके बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को हमने एक दूसरे के बराबर कर दिया है, यानी ये एक प्रकार का इक्वल मैट्रिक्स बन गया है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर सेम होंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये 3x + 7 है, ये 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3x + 7 जो हो जाएगा 0 के इक्वल। फिर 3x + 7 जो हो जाएगा 0 के इक्वल, 5 जो हो जाएगा वो y - 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद y + 1 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। इसके बाद 2 - 3x जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। अब हम सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3x + 7 = 0, यानी x का वैल्यू -7/3। इसके बाद फिर यहाँ y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ y का वैल्यू यहाँ भी 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ अगर बात करें 2 - 4 जो हो जाएगा वो 3x के इक्वल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आ गया -2/3 आ गया। तो यहाँ x का वैल्यू -2/3 आ गया, यहाँ x का वैल्यू -7/3 आया है, यहाँ x का वैल्यू -2/3 आया है, यानी x का अलग अलग वैल्यू आया। तो एक बार हमारे पास x का वैल्यू -7/3 आया, y का वैल्यू 7, फिर y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू -2/3 आया है।
अब हम क्या करते हैं कि एक बार x का वैल्यू -7/3 को एक बार यहाँ पुट करके देखते हैं और एक बार यहाँ पुट करके देखते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 3x + 7 है तो 3x + 7 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स के जगह पे एक बार -7/3 रखेंगे तो -7/3 + 7 ये इक्वल्स टू 0 आया। मतलब 3x + 7 0 के इक्वल है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स को यहाँ तक तो इक्वल मैट्रिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम फिर से एक बार यहाँ रख के देखते हैं x की वैल्यू को। तो यहाँ 2 - 3x क्या है, 2 - 3x यानी कि 2 - 3 इंटू एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे -7/3 को तो ये हो जाएगा -7/3 यानी कि 3 से 3 कटेगा यानी यहाँ आ जाएगा 9। तो 2 - 3x जो है यहाँ 4 के इक्वल है, लेकिन जब हमने x की वैल्यू को -7/3 रखा है यहाँ 2 - 3x का वैल्यू 9 आया। मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक इस तरीके से जब आप x की वैल्यू को -2/3 एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पुट करके देखेंगे तो वहाँ भी वो इक्वल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा पेयर है जो इक्वल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बनाते हैं तो x का जो वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स को यानी इस दोनों मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स के लिए इक्वल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो अब हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस को फाइंड करना है जिसका ऑर्डर 3/3 है और इसके जो एलिमेंट दिए गए हैं वो 0 और 1 हो। यानी उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होने चाहिए वो 0 और 1 होने चाहिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दूंगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ आप लोगों को एक फॉर्मूला दूंगा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस का, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस का, यानी कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स यानी गिवन एलिमेंट्स क्या सब है, या तो 0 है या 1। गिवन एलिमेंट्स कितने हुए, 2। तो नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स हो गए 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ ऑर्डर क्या है 3/3। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर आप लोगों के पास ऑर्डर गिवन हो तो आप नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं उस मैट्रिक्स का। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर m/n के फॉर्मेट में लिखा गया है तो अगर ये 3/3 है, इसका ऑर्डर है, अगर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो यानी 9, ये 9 जो हो जाएगा हमारा ये उस मैट्रिक्स के अंदर में टोटल एलिमेंट्स हुआ। यानी कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स जो हुआ उस मैट्रिक्स का वो कितना हुआ, 9 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया, 9 आ गया। नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स का मतलब 0 और 1, 0 और 1 यहाँ गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स हो गए 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9। तो यानी हमारे पास जो इसका 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 का मतलब होता है 512। यानी हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। यानी इस तरीके से हमने 10th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.1 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी जितने भी 12th के चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के, वो सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब आगे जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 3.2 का।